वेलकम टू कॉन्क्वेस्ट कॉन्सेप्ट्स, जहां कॉन्सेप्ट्स बनते हैं आसान। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब अपने स्कूल की किताबों में भारत का नक्शा देखते आए हैं, वो राज्य, उनकी सीमाएं। पर क्या वो नक्शा हमेशा से ऐसा ही था? और क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा? आज हम भारतीय संविधान के पहले भाग, संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के पन्नों को पलटेंगे और समझेंगे कि हमारे देश का ये नक्शा पत्थर की लकीर क्यों नहीं है। नमस्ते। ये एक बेहतरीन सवाल से शुरुआत है। संविधान का पहला भाग, जिसमें सिर्फ 4 अनुच्छेद हैं, असल में भारत की पहचान की कानूनी बुनियाद है। सिर्फ 4 अनुच्छेद? हाँ, सिर्फ 4। लेकिन ये सिर्फ ये नहीं बताते कि भारत क्या है, बल्कि ये संसद को वो असाधारण शक्ति भी देते हैं जिससे वो इस देश के नक्शे को, आप कह सकते हैं, फिर से बना सकती है। आज हम इसी शक्ति की कहानी, इसकी वजहों और इसके नतीजों को समझेंगे। तो चलिए आज इसी बुनियाद को खोद कर देखते हैं, समझते हैं कि हमारे देश का ये जो नक्शा है ये कैसे बना और इसे कौन, कैसे और क्यों बदल सकता है। शुरुआत करते हैं संविधान के पहले ही वाक्य से। अनुच्छेद 1 ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी इंडिया, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यहां 2 बातें तुरंत ध्यान खींचती हैं। पहला, ये 2 नाम इंडिया और भारत, और दूसरा, ये शब्द राज्यों का संघ। बिल्कुल। और ये दोनों ही चीजें बहुत सोच समझ कर लिखी गई हैं। नामों पर ही संविधान सभा में काफी बहस हुई थी। अच्छा। हाँ, कुछ सदस्यों का मानना था कि हमारा पारंपरिक नाम भारत ही होना चाहिए, जो हमारी सभ्यता की जड़ों से जुड़ा है। वही दूसरों का तर्क था कि इंडिया नाम से पूरी दुनिया हमें जानती है और ये आधुनिकता का प्रतीक है। तो बीच का रास्ता निकाला गया। हाँ, एक तरह से। अंत में दोनों को ही अपना लिया गया, और ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। वो परंपरा और आधुनिकता दोनों को साथ लेकर चलता है। ये तो हुई नाम की बात, लेकिन ये यूनियन ऑफ स्टेट्स वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आमतौर पर हम सुनते हैं कि भारत एक फेडरल देश है, एक महासंघ है। तो संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। फेडरेशन शब्द से बचना एक बहुत ही सोचा समझा और ऐतिहासिक वजहों से लिया गया फैसला था। क्या वजह थी? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान सभा में साफ किया था। इसकी 2 मुख्य वजह हैं। पहली, अमेरिकी महासंघ की तरह भारत के राज्य किसी आपसी समझौते या अग्रीमेंट के तहत एक साथ नहीं आए हैं। मतलब ये संघ पहले बना है और फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे राज्यों में बांटा गया है। ठीक है, तो राज्य किसी एग्रीमेंट से साथ नहीं आए, ये तो समझ आया। लेकिन दूसरी वजह भारत की पैदाइश के हालात से जुड़ी है। आप सोचिए, 1947 में देश का बंटवारा हो चुका था। संविधान बनाने वालों के मन में सबसे बड़ा डर यही था कि देश और न टूटे। सही बात। उस समय 550 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना था। इसलिए उन्होंने फेडरेशन शब्द से परहेज किया, क्योंकि फेडरेशन में अक्सर राज्यों को अलग होने का एक अधिकार माना जाता है। अच्छा, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना एक तरह का ऐलान था। बिल्कुल, ये ऐलान था कि ये संघ अटूट है, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इससे बाहर नहीं जा सकता। ये भारत की एकता को सीमेंट करने वाला संवैधानिक प्रावधान था। वाह, मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि देश को एक रखने की गारंटी थी। इसीलिए शायद भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं। एकदम सही। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका यही मतलब है कि संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, वो अविनाशी है। लेकिन इस संघ के भीतर जो राज्य है वो विनाशी है। मतलब केंद्र उनकी सीमाएं बदल सकता है। सीमाएं, नाम, यहाँ तक कि उनके अस्तित्व को भी। और अनुच्छेद 1 ये भी बताता है कि भारत के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। सभी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी ऐसा इलाका जिसे भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान भारत की सीमाओं को परिभाषित तो करता है, लेकिन साथ ही उन्हें बदलने का एक तरीका भी देता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो वो कौन से अनुच्छेद हैं जो संसद को ये नक्शा बदलने की शक्ति देते हैं? इसके लिए हमें अनुच्छेद 2 और 3 को देखना होगा। अनुच्छेद 2 जो है वो संसद को 2 तरह की शक्ति देता है। पहला, भारत संघ में नए राज्यों को शामिल करने की, और दूसरा, नए राज्यों की स्थापना करने की। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। इसका कोई ठोस उदाहरण है हमारे इतिहास में? जरूर। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है सिक्किम। सिक्किम पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था, एक प्रोटेक्टोरेट। हाँ, सही है। 1975 में
वहां के लोगों की इच्छा के अनुसार 36वें संविधान संशोधन के जरिए उसे भारत का 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। ये अनुच्छेद 2 की शक्ति का ही प्रयोग था। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए है, लेकिन उन राज्यों का क्या जो पहले से भारत का हिस्सा है? क्या उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है? किसी के लिए है अनुच्छेद 3, और ये शायद इस भाग का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। अच्छा। हाँ, ये संसद को भारत के आंतरिक राजनीतिक नक्शे को अपनी मर्जी से फिर से बनाने की जबरदस्त शक्ति देता है। इसके तहत संसद कानून बनाकर 5 चीजें कर सकती हैं। 5 चीजें क्या-क्या हैं वो? 1. किसी राज्य से उसका कोई हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। ठीक है। 2 या ज्यादा राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है। 3. किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। 4. किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा सकती है। और 5. किसी राज्य की सीमाओं या उसके नाम को बदल सकती है। अरे वाह, मतलब किसी राज्य का नाम भी, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था। बिल्कुल। ये तो कमाल की शक्ति है। लेकिन क्या इसमें उस राज्य की कोई भूमिका नहीं होती जिसका नाम या नक्शा बदला जा रहा है? यहाँ प्रक्रिया थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। ऐसा कोई भी बिल संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है। ओके। और सिफारिश देने से पहले राष्ट्रपति उस बिल को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है। तो मतलब राज्य की राय ली जाती है? ली जाती है, लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। राज्य की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं है। क्या मतलब अगर राज्य मना भी कर दे तब भी? हाँ, तब भी संसद चाहे तो उस बिल को पास कर सकती है। अंतिम निर्णय पूरी तरह से संसद का ही होता है। 1 मिनट, अगर राज्य की राय सिर्फ एक सुझाव है जिसे केंद्र नजरअंदाज कर सकता है, तो फिर ये संघीय ढांचा कैसे हुआ? ये तो सुनने में बहुत एकात्मक लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और यही भारतीय व्यवस्था के अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल होने का सबसे बड़ा सबूत है। भारत में केंद्र राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो क्या इस शक्ति पर कोई लगाम है ही नहीं? क्या संसद भारत का कोई हिस्सा किसी और देश को भी दे सकती है? नहीं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी सीमा तय की है। 1960 के मशहूर बेरुबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 3 की शक्ति देश के आंतरिक पुनर्गठन के लिए है। अच्छा। आप इस शक्ति का इस्तेमाल करके भारत की जमीन किसी दूसरे देश को नहीं दे सकते। उसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत बाकायदा संविधान में संशोधन करना होगा, जो एक ज्यादा मुश्किल प्रक्रिया है। ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। और अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल तो आजादी के बाद से लगातार होता रहा होगा। बिल्कुल। 1947 में जब देश आजाद हुआ, तब तो ब्रिटिश प्रांत थे और 550 से ज्यादा देसी रियासतें। इन सबको आज के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ल देना तो एक बहुत बड़ा काम रहा होगा। बहुत जोरों से उठी, और इसका सबसे बड़ा आधार था भाषा। लेकिन सरकार इस विचार के पक्ष में नहीं थी, है ना? नेहरू और पटेल को तो डर था कि इससे देश और टुकड़ों में बंट जाएगा। बिल्कुल, उन्हें डर था कि भाषाई पहचान राष्ट्रीय पहचान पर हावी हो जाएगी। इसीलिए 1948 में धर आयोग बनाया गया। धर आयोग, हाँ। इस आयोग ने साफ साफ कह दिया कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना देश हित में नहीं है, और बंटवारा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। और फिर जेवीपी समिति भी बनी थी। हाँ, इस रिपोर्ट से बहुत असंतोष फैला, तो कांग्रेस ने अपनी एक और समिति बनाई, जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। 1949 में इस हाई प्रोफाइल समिति ने भी धर आयोग की बात को ही दोहराया। तो फिर कहानी पलटी कैसे? जब सरकार और देश की सबसे बड़ी पार्टी इसके खिलाफ थी, तो भाषा के आधार पर राज्य बने कैसे? कहानी पलटी एक शहादत से। 1952 में मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्रा राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी थी। एक गांधीवादी नेता पोटी श्रीरामुलु इस मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिन? ये तो एक अविश्वसनीय राजनीतिक तपस्या थी। हाँ, जबरदस्त। नेहरू खुद भाषा के आधार पर राज्य बनाने के सख्त खिलाफ थे। हाँ। लेकिन 56 दिन के अनशन के बाद जब पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई, तो उनकी शहादत ने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। पूरे आंध्र क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए थे ना? हाँ, और बहुत बड़े पैमाने पर। ये वो पल था जब जमीनी हकीकत ने संवैधानिक सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। सरकार को झुकना पड़ा और अक्टूबर 1953 में
भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। और एक राज्य के बनने ने बाकी मांगों के लिए दरवाजे खोल दिए होंगे। बिल्कुल, आंध्र के गठन ने जैसे एक बांध तोड़ दिया। अब दूसरे भाषाई समूहों ने भी अपनी मांगें तेज कर दी। इसी बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने दिसंबर 1953 में फजल अली आयोग बनाया। अच्छा, एक और आयोग। हाँ, और इस आयोग ने एक बहुत ही संतुलित नजरिया अपनाया। उन्होंने माना कि भाषा लोगों की पहचान का एक अहम हिस्सा है और इसे राज्यों के गठन का एक आधार बनाया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने बीच का रास्ता सुझाया। हाँ, उन्होंने कहा कि भाषा एक फैक्टर हो सकती है, लेकिन अकेली फैक्टर नहीं। देश की एकता, सुरक्षा, इन सब चीजों को भी देखना होगा। इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ। इसने राज्यों की पुरानी ABCD श्रेणियों को खत्म किया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। भारत का वो नक्शा जिसे हम आज पहचानते हैं, उसकी बुनियाद इसी दिन रखी गई थी। इस सब में एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब भी कोई नया राज्य बनता है तो संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में भी बदलाव होता है। तो क्या ये सब संविधान संशोधन नहीं माना जाता? ये प्रक्रिया इतनी आसान कैसे है? यहीं पर इस भाग का आखिरी अनुच्छेद 4 तस्वीर में आता है। ये एक तरह से प्रक्रिया को आसान बनाने वाला प्रावधान है। कैसे? ये साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत किए गए कोई भी बदलाव, जैसे किसी नए राज्य का गठन या किसी की सीमा में परिवर्तन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए। इसका असली मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि संविधान बदलना एक बहुत बड़ा और मुश्किल काम है, जिसके लिए विशेष बहुमत यानी एक बहुत मुश्किल ताला चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यों का नक्शा बदलने के लिए एक साधारण बहुमत यानी एक बहुत ही आसान चाबी दे दी। अच्छा। ये वैसा ही बहुमत है जैसा कोई सामान्य कानून पास करने के लिए चाहिए होता है। अच्छा। तो उन्होंने जानबूझकर इसे आसान रखा। बिल्कुल, वो चाहते थे कि देश की आंतरिक व्यवस्था को जरूरत के हिसाब से लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार आसानी से बदला जा सके, बिना किसी बड़ी संवैधानिक मशक्कत के। ये हमारी संविधान के लचीलेपन का एक शानदार उदाहरण है। तो आज हमने समझा कि भारतीय संविधान का भाग 1 कैसे हमारे देश को राज्यों के एक अटूट संघ के रूप में परिभाषित करता है, लेकिन साथ ही संसद को इसके अंदर के राज्यों का नक्शा बदलने की एक असाधारण, लगभग असीमित शक्ति भी देता है। हाँ, और यही इस भाग का केंद्रीय विरोधाभास और ताकत दोनों है। ये हमारे संविधान के लचीलेपन का प्रतीक है, जो समय के साथ देश को विकसित होने की अनुमति देता है। लेकिन ये एक जरूरी सवाल भी हमारे सामने रखता है, जिस पर सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि राज्यों की सीमाओं और पहचान को बदलने की ये विशाल शक्ति केंद्र राज्य संबंधों के संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? क्या ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का एक जरिया है, या फिर ये राष्ट्रीय एकता के नाम पर राज्यों के अधिकारों को कमजोर करने का एक साधन भी बन सकता है? संघ अविनाशी है। बिल्कुल अविनाशी। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। अगर राज्य संघ को छोड़ नहीं सकते, तो क्या संघ राज्यों को बदल सकता है? उनकी सीमाओं को, उनके नाम को, यहां तक कि उनके अस्तित्व को? क्योंकि 1950 का भारत का नक्शा और आज का नक्शा जमीन आसमान का फर्क है। ये बदलाव हुए कैसे? और यही सवाल हमें सीधे भारतीय संविधान के भाग 1 के सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 3 पर ले आता है। यही वो कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जो संसद को भारत के राजनीतिक नक्शे को एक तरह से अपनी मर्जी से बदलने की शक्ति देता है। अच्छा। और इसी वजह से भारत को क्या कहते हैं उसे? हाँ, अविनाशी संघ के विनाशी राज्यों, मतलब एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का एक अनूठा उदाहरण कहा जाता है। विनाशी राज्य? हाँ, संघ को कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन संघ चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है या बदल सकता है। ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। तो ये अनुच्छेद 3 संसद के हाथ में असल में कौन कौन से अधिकार देता है? इसे एक तरह का आर्किटेक्ट का टूल कह सकते हैं क्या, जो देश के नक्शे को डिजाइन कर सके? बिल्कुल, आर्किटेक्ट शब्द एकदम सही है। अनुच्छेद 3 संसद को भारत के नक्शे के साथ एक आर्किटेक्ट की तरह ही काम करने की शक्ति देता है। जैसे? देखिए, वो चाहे तो एक बड़े कमरे यानी राज्य के बीच में दीवार खड़ी करके 2 छोटे कमरे बना सकते हैं,
जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड या बिहार से झारखंड बना। हाँ, ठीक है। वो 2 छोटे कमरों को मिलाकर एक बड़ा हॉल बना सकते हैं। किसी कमरे का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर किसी कमरे का नाम तक बदल सकते हैं, जैसे उड़ीसा का नाम ओडिशा हो गया। अच्छा, तो ये शक्तियां बहुत बहुत व्यापक हैं। ठीक है, शक्ति तो समझ आ गई, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या इसकी कोई तय प्रक्रिया है या सरकार जब चाहे बस एक कानून पास करके किसी भी राज्य को बदल सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी एक बहुत साफ संवैधानिक प्रक्रिया है। ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की हाँ यानी सिफारिश जरूरी है। ओके। और सबसे अहम बात, अगर बिल का असर किसी राज्य के क्षेत्र, सीमाओं या नाम पर पड़ रहा है, तो राष्ट्रपति को वो बिल उस राज्य की विधानसभा को भेजना पड़ता है, ये जानने के लिए कि उनका इस पर क्या कहना है, उनकी क्या राय है। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता कि आप एक राज्य की सीमाएं बदल रहे हैं और उस राज्य की चुनी हुई सरकार की राय का कोई कानूनी महत्व ही नहीं है? ये तो संघवाद यानी फेडरलिज्म की भावना के थोड़ा खिलाफ जाता है ना? आपका सवाल बहुत वाजिब है और इसी पर हमेशा बहस होती है। यहीं पर इस अनुच्छेद की सबसे बड़ी शक्ति छुपी है। मतलब? राज्य विधानसभा को एक तय समय के अंदर अपनी राय देनी होती है, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए मजबूर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो चाहे तो राज्य की राय को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकती है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल परांते बनाम बॉम्बे राज्य मामले में साफ किया था। अंतिम निर्णय पूरी तरह से संसद का ही होता है। संविधान निर्माताओं का तर्क था कि भारत की एकता और अखंडता किसी भी एक राज्य के हित से कहीं ज्यादा बड़ी है। समझ गया। तो संवैधानिक तौर पर संसद के पास ये शक्ति है कि वो राज्यों की मर्जी के बिना भी उनका नक्शा बदल सकती है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत बड़ी। सवाल ये है कि आजादी के ठीक बाद जब देश को जोड़ने की जरूरत थी, तब इस तोड़ने या बदलने वाली शक्ति का इस्तेमाल करने की नौबत आई ही क्यों? क्योंकि आजादी के समय जो भारत हमें मिला था वो प्रशासनिक रूप से बहुत बिखरा हुआ था। एक तरफ ब्रिटिश प्रांत थे, दूसरी तरफ सैकड़ों रियासतें। सही बात है। इन्हें अस्थायी तौर पर पार्ट ए, बी, सी और डी राज्यों में बांट दिया गया था। लेकिन जल्द ही खासकर दक्षिण भारत से भाषा के आधार पर राज्यों को फिर से बनाने की जोरदार मांग उठने लगी। लेकिन हमें उस समय का माहौल भी समझना होगा। जी। देश अभी अभी विभाजन के भयानक सदमे से गुजरा था। हाँ, बिल्कुल। नेहरू, पटेल और बाकी नेताओं को डर था कि अगर हमने भाषा के आधार पर राज्य बनाने शुरू कर दिए तो इससे क्षेत्रीय पहचान मजबूत होगी और देश की एकता को खतरा हो सकता है। जी, एक और विभाजन का डर उन्हें सता रहा था। तो इसी डर के चलते सरकार ने पहले इस मांग को टालने की कोशिश की। बिल्कुल। इस मांग की जांच के लिए 1948 में पहले धर आयोग और फिर जेवीपी समिति, जिसमें खुद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे, बनाई गईं। लेकिन दोनों ने ही देश की एकता को प्राथमिकता देते हुए भाषा के आधार को खारिज कर दिया और प्रशासनिक सुविधा पर जोर दिया। उनका मानना था कि देश अभी भाषाई झगड़ों का जोखिम नहीं उठा सकता। तो दो बड़ी कमेटियों ने मना कर दिया। मामला एक तरह से बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। यहीं पर कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है ना? बिल्कुल, क्योंकि राजनीतिक इनकार के बावजूद जनता की मांग दब नहीं रही थी और इस आंदोलन को एक चेहरा मिला, पोट्टी श्रीरामुलु। ओह हाँ। वो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी इलाकों को मिलाकर एक अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठ गए। 56 दिन तक सरकार इंतजार करती रही। शायद उन्हें लगा कि ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन जब अनशन की वजह से उनकी मृत्यु हो गई तो पूरे आंध्र क्षेत्र में जैसे आग लग गई। माहौल बहुत बिगड़ गया होगा। बहुत ज्यादा। हिंसक प्रदर्शन हुए, ट्रेनें रोकी गईं और आखिरकार जिस मांग को सरकार 2 बार खारिज कर चुकी थी, उसे एक व्यक्ति के बलिदान के सामने झुकना पड़ा। अक्टूबर 1953 में भारत का पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश बना। सरकार ने एक बार भाषाई आधार पर राज्य बना दिया तो क्या इससे एक पैंडोरास बॉक्स नहीं खुल गया? मतलब अब तो हर भाषाई समूह अपने राज्य की मांग करने लगा होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, एक पैंडोरास बॉक्स खुल गया था। आंध्र प्रदेश के गठन के बाद दूसरे भाषाई समूहों से भी मांगे तेज हो गईं। तो अब क्या? अब सरकार को एक व्यवस्थित समाधान खोजना था। इसी के जवाब में दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का गठन किया गया। अच्छा। इसके अध्यक्ष
फजल अली थे और के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके सदस्य थे। तो क्या इस आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को मान लिया? नहीं, यहीं पर इस आयोग की समझदारी दिखती है। सितंबर 1955 में सौंपी अपनी रिपोर्ट में आयोग ने माना कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा एक अहम आधार है, लेकिन उन्होंने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी फैसले में देश की एकता और सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए। तो सिर्फ भाषा ही काफी नहीं थी? नहीं, साथ ही भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय और प्रशासनिक व्यवहार्यता जैसे कारकों पर भी ध्यान देना होगा। तो इस आयोग की सिफारिशों का नतीजा क्या निकला? भारत का नक्शा कैसे बदला? सरकार ने आयोग की सिफारिशों को कुछ छोटे-मोटे बदलावों के साथ मान लिया। इसके आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पास किया गया। और इसके तहत 1 नवंबर 1956 को वो पुरानी पार्ट ABCD वाली व्यवस्था खत्म कर दी गई और उसकी जगह 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अच्छा। इसी अधिनियम ने भारत के उस आधुनिक राजनीतिक नक्शे की नींव रखी जिसे हम आज जानते हैं। इसके बाद भी ये प्रक्रिया चलती रही। हाँ, बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बने, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश निकले और ये सिलसिला 2019 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन तक जारी रहा। बिल्कुल। ये सारे बदलाव, नए राज्य बनाना, सीमाएं बदलना, पूरे देश का नक्शा फिर से तैयार करना, ये सब सुनने में बहुत बड़े संवैधानिक बदलाव लगते हैं। क्या हर बार ऐसा करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत एक मुश्किल संशोधन प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब अनुच्छेद 4 में छिपा है, जो इस पूरी प्रक्रिया का आप कह सकते हैं सीक्रेट सॉस है। सीक्रेट सॉस? हाँ, अनुच्छेद 4 साफ-साफ कहता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है ना? मतलब देश का नक्शा बदलने जैसे गंभीर काम के लिए किसी विशेष बहुमत या राज्यों की सहमति जैसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं। जैसे सामान्य कानून पास होते हैं वैसे ही एक साधारण बहुमत से हो जाएगा। एकदम सही। संविधान निर्माताओं ने इसे जानबूझकर इतना लचीला बनाया। बिल्कुल, इसी प्रावधान की वजह से भारत की संघीय संरचना इतनी फ्लेक्सिबल है। उन्होंने भविष्य की जरूरतों को समझा। उन्हें पता था कि समय के साथ प्रशासनिक जरूरतें बदलेंगी, लोगों की आकांक्षाएं बदलेंगी और देश को उन बदलावों के साथ तालमेल बिठाने के लिए एक आसान रास्ते की जरूरत होगी। सही कहा। अगर हर बार राज्य बनाने के लिए मुश्किल संवैधानिक संशोधन करना पड़ता तो शायद आज भारत का नक्शा बहुत अलग और शायद बहुत ज्यादा अव्यवस्थित होता। ठीक है, ये पूरी तरह समझ आ गया। संसद भारत के अंदर तो नक्शा बदल सकती है, पर क्या अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके संसद भारत का कोई हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकती है? ये सवाल 1960 में बेरूबारी यूनियन मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। बंगाल में बेरूबारी यूनियन का एक हिस्सा पाकिस्तान को सौंपने का फैसला किया था। सवाल उठा कि क्या सरकार अनुच्छेद 3 का इस्तेमाल करके ऐसा कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद की शक्ति केवल देश के भीतर राज्यों के आंतरिक पुनर्समायोजन मतलब इंटरनल रीएडजस्टमेंट तक ही सीमित है। मतलब घर के अंदर आप दीवारें बदल सकते हैं, कमरे छोटे बड़े कर सकते हैं, लेकिन घर की जमीन किसी पड़ोसी को नहीं दे सकते। आपने एकदम सटीक तरीके से समझाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपने की शक्ति अनुच्छेद 3 में शामिल नहीं है। यह देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला है। अच्छा। इसके लिए संसद को अपनी सामान्य विधायी शक्ति नहीं बल्कि संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करना होगा। तो फिर ऐसे क्षेत्र को सौंपने का सही संवैधानिक तरीका क्या है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में कहा अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। ओह। आपको संविधान में बदलाव करके ही ऐसा करने का अधिकार मिलेगा। इसी फैसले के बाद बेरूबारी यूनियन के हस्तांतरण को प्रभावी बनाने के लिए 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 पारित किया गया। ये केस संसद की शक्तियों पर एक बहुत जरूरी सीमा तय करता है। तो आज हमने भारतीय संविधान के भाग 1 के सबसे गतिशील
और शक्तिशाली हिस्से को समझा। अनुच्छेद 3 और 4 मिलकर संसद को वो शक्ति और लचीलापन देते हैं जिससे वो देश की प्रशासनिक जरूरतों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बीच एक संतुलन बनाते हुए भारत के आंतरिक नक्शे को लगातार विकसित कर सकती हैं। ये वास्तव में एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही है। भाषाई पहचान से शुरू हुई कहानी प्रशासनिक सुविधा, विकास की जरूरत और कई राजनीतिक कारणों से आज भी जारी है। सही बात है। फजल अली आयोग की संतुलित रिपोर्ट से लेकर बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा तक हर कदम ने भारत की संघीय व्यवस्था के अनोखे स्वरूप को और ज्यादा स्पष्ट किया है। इसी के साथ भारतीय संविधान के भाग 1 की हमारी ये गहन पड़ताल पूरी होती है जी। और चलते चलते एक विचार छोड़ जाते हैं। संविधान निर्माताओं ने भारत को एक अविनाशी संघ बनाया, लेकिन उसके राज्यों को विनाशी रखा। ये व्यवस्था भारत की एकता और अखंडता के लिए एक मजबूती साबित हुई है, या फिर ये केंद्र को राज्यों पर अत्यधिक शक्ति देने का एक साधन बन गई है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आज भी जब हम विदर्भ, गोरखालैंड या पूर्वांचल जैसे नए राज्यों की मांग सुनते हैं तो सोचना पड़ता है कि क्या ये वही लोकतांत्रिक आकांक्षाएं हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश को जन्म दिया था, या कुछ और? इस गहरी और दिलचस्प बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले भाग में हम भारतीय संविधान की अपनी इस यात्रा को जारी रखेंगे और नागरिकता के सवालों पर गौर करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए कॉन्क्वेस्ट कॉन्सेप्ट्स।